हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 27 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग 2019-20? एफडीआई इन इंडिया 2019-20 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन अट्रैक्टेड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो इनटू द कंट्री। सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आया है, ये कह रहा है ये स्टेटमेंट। सेकंड, मॉरिशियस इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। अब देखिए सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो जो है वो आया है सर्विस सेक्टर में। सो हाईएस्ट इनफ्लो जो है वो आया है सर्विस सेक्टर में। फिर उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देन थर्ड नंबर पे है टेलीकम्युनिकेशन, राइट। फिर उसके बाद है ट्रेडिंग, देन ऑटोमोबाइल, देन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हाईएस्ट एफडीआई रिसीवर जो है दैट इज सर्विस सेक्टर। आफ्टर दैट सेकंड हाईएस्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड, मॉरिशियस इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर, देन सेकंड रैंक पे है मॉरिशियस, देन थर्ड है नेदरलैंड्स, देन यूएस, देन केमन आइलैंड्स, देन जापान एंड सेवेंथ रैंक पे है फ्रांस। तो मतलब कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सो रिसेंटली इंडिया की जो नई एफडीआई पॉलिसी है, न्यू एफडीआई पॉलिसी, इट इज इन न्यूज। इसकी वजह से काफी सारे जो चाइनीज फर्म्स है उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी होल्ड पे है। गवर्नमेंट ने उनको फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी होल्ड पे रखा है। तो ये नई एफडीआई पॉलिसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, इन केस ऑफ हंग असेंबली the governor has the discretion to invite anyone to form the government and his decision can't be questioned in any court। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जब हंग असेंबली हो तो उस टाइम पे गवर्नर जो है उसके पास ये पावर है कि किसी भी पार्टी को वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुला सकती है और उनके डिसीजन को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट, पुंछी कमीशन रेकमेंडेड दैट प्री पोल कोएलिशन और अलायंस शुड बी ट्रीटेड एज वन पॉलिटिकल पार्टी। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, बोथ वन एंड टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट प्रोविजन है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब नो पार्टी सिक्योर्स मेजोरिटी इन दी हाउस, तो ऐसे टाइम पे इस सिचुएशन को कहते हैं हंग असेंबली। तो इस टाइम पे गवर्नर जो है वो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनविटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये उनका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है एंड इट कैंट बी चैलेंज इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड, पुंछी कमीशन की जो रेकमेंडेशन है वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये रेकमेंड किया था दैट दी प्री पोल कोएलिशन और अलायंस, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो जब तक ये कोएलिशन के पास मेजोरिटी है, सो द गवर्नर शुड इनवाइट द कोएलिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो गवर्नर जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, जहां पे काफी सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल किहोतो होलोहन केस, देन recommendations of Punchi Commission, then SR Bommai केस। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन? जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, state is permitted to regulate or restrict any economic, political, financial or other secular activity associated with religious practices. Second statement, article 26 prohibits state from favoring any particular religion. And third statement, both Jain and Buddhism fall under the ambit of Hindu section as per article 25. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा हमारा सी 1 एंड 3। अब देखिए ये फर्स्ट जो है, इट इज वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कन्फर्ड अपॉन राइट टू फ्रीडम ऑन रिलीजियन। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर ये जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है वो गलत है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को प्रमोट करते वक्त आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ, द स्टेट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर वन रिलीजन। ठीक है, तो स्टेट के पास जो टैक्स कलेक्शन है वो सभी रिलीजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब सभी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिकॉज इट इज आर्टिकल 27 नॉट आर्टिकल 26। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ हिंदू। एक्चुअली आर्टिकल 25 में ये लिखा है कि द सेक्शन हिंदू इंक्लूड्स सिखिज्म, जैन एंड बुद्धिज्म। ठीक है, सो दैट इज व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर होगा सी 1 एंड 3। सो काफी सारे रिलीजियस आर्टिकल्स रहते हैं न्यूज में, जैसे कि रिसेंटली आसाम के अंदर ये न्यूज था कि कॉल फॉर स्पेशल प्रेयर्स इन आसाम टू रीड ऑफ वर्ल्ड ऑफ वायरस। देन अगेन राम टेम्पल इज इन न्यूज, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म्स गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट आर रिलेटेड टू डैश। ये दोनों जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट, ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका। सेकंड, प्रोजेक्ट्स टू जॉइन नेशनल हाईवेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी। थर्ड, a new species of mango recently GI tagged, and fourth, none of the above। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है none of the above। अब फर्स्ट टाइम में ऐसा लगता है कि ये ए जो है वो आंसर होगा, बिकॉज इट इज अ नेम गिवन टू ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एरियाज बट नॉट इन द साउथ अमेरिका, दे आर ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सो अगर हम गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट की बात करें, सो यहां पे अगर इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, यहाँ पे जो क्रेसेंट है इसको कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। और यहाँ पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये जो है इसको कहता है गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज दे आर ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एशिया एंड नॉट साउथ अमेरिका। So drug abuse is also an important topic from prelims point of view. Then question number 5, which of the following statement is or are incorrect about contempt of court in India? पूछा क्या है हमें? incorrect पूछा है। First, the expression contempt of court is not defined by the constitution. Second, only the Supreme Court has the power to punish contempt of court. And third, Constitution does not have any provision to grant powers to Supreme Court to punish for its contempt. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर होगा हमारा बी, सेकंड एंड थर्ड।
अब ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पे वर्ड को फोकस कीजिएगा, डिफाइन कहा है, मेंशन नहीं कहा है, ठीक है। तो मेंशन किया गया है लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग क्या है वो डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड, ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, ये गलत है, बिकॉज बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट और कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड एनी अदर ट्रिब्यूनल्स। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो या फिर कोई ट्रिब्यूनल हो, उसके कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है किसी को पनिश करने के लिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी प्रोविजन टू ग्रांट पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये भी गलत है, बिकॉज एज पर आर्टिकल 129 and 142 second, Supreme Court has the power to punish for its contempt, and according to Article 215 similar powers are given to High Court। ठीक है, तो मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो आंसर होगा हमारा बी, सेकंड एंड थर्ड। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस वजह से न्यूज में है क्योंकि ये जो हमारे चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली एक फोटो जो है उनकी पब्लिश की गई थी बाय दी लॉयर प्रशांत भूषण, ठीक है। और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था कि 50 लाख की बाइक के ऊपर फोटो खिंचवाई है, बाइक जो है वो बीजेपी लीडर की है, और डिस्क्रिमिनेटरी क्रिटिसिज्म के आर्ग्यूमेंट्स इनके ऊपर लगाए गए थे। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिटरमाइन करके उनके ऊपर ये केस जो है वो फाइल किया है पनिशमेंट का, फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आज के न्यूज़पेपर में टोटल 3 आर्टिकल जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर है, जिसके अंदर से काफी अच्छे आर्गुमेंट्स आपको मिल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके अंदर से आपको आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर मिल सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देन ये दोनों आर्टिकल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मिल सकते हैं, अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये एक न्यूट्रल आर्टिकल है, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अच्छा कंटेंट आपको यहां से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following scheme or program or initiatives of government of India shows India's commitment towards achieving sustainable development goals SDGs set by United Nations। ये मतलब कि यहाँ से जो यहाँ पे आपको स्कीम और प्रोग्राम्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सी स्कीम या प्रोग्राम इंडिया की कमिटमेंट दिखाता है टॉवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज। सो फर्स्ट मनरेगा, सेकंड स्वच्छ भारत मिशन, थर्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड फोर्थ रैटिफिकेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों के चारों प्रोग्राम जो है दे शोज इंडियाज कमिटमेंट टॉवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज। अब इसके अंदर जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कौन से गोल्स अचीव होंगे वो देखते हैं। मनरेगा के अंदर नो पॉवर्टी, मतलब ये फर्स्ट गोल जो है वो अचीव हो सकता है। देन सेकंड जीरो हंगर, फिर उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। मनरेगा के अंदर आप सभी को पता है कि 100 डेज की एनुअल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, सभी जेंडर के लिए और सभी कास्ट के लिए अवेलेबल है। तो मतलब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी जो है वो भी कम होगी, हंगर लेवल कम होगा, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, डिसेंट वर्क की कंडीशन भी बढ़ेगी, एंड देन इनइक्वालिटी जो है वो भी कम होगी। तो ये फर्स्ट के अंदर ये 5 गोल जो है वो फॉलो होंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कौन से गोल फॉलो होंगे वो देखते हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, then sustainable cities and communities, responsible consumption and production, life on land, also life below water, and partnership।
फिर उसके बाद थर्ड जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो वहां पे कौन से गोल्स अचीव कर सकते हैं हम वो देखते हैं। सो वहां पे जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम काफी सारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर फ्री राशन प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड फोर्थ, रेटिफिकेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो यहां से जो क्लाइमेट एक्शन के गोल है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड पार्टनरशिप, ये सब चीजें जो है वो प्रमोट होगी। तो हमारा आंसर होगा डी 1, 2, 3 एंड 4। पर्टिकुलरली ये जो आर्टिकल था आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें ये मेंशन किया गया था कि किस तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमारा गोल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से डाइवर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सेकंड, द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अब फर्स्ट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है, क्योंकि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, इज अ परमानेंट हाउस, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में ये मूव किया गया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इन 1963 द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर। तो इस वजह से जो नेहरू गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया गया। सो जो मणिपुर असेंबली है उसके अंदर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात चल रही है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मर्ज विद गंगा रिवर इंडिपेंडेंटली। इनमें से कौन सी रिवर गंगा रिवर में मर्ज इंडिपेंडेंटली नहीं होती? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल एंड ऑप्शन डी सोन रिवर। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है हमारा, सी चंबल रिवर। अब देखिए यहाँ पे ये गंडक रिवर है जो ये गंगा में मर्ज होती है, देन कोसी रिवर आल्सो इंडिपेंडेंटली मर्जेस विद गंगा, सोन रिवर जो है वो भी गंगा में मर्ज होती है। अब यहाँ पे देखिए चंबल रिवर जो है वो पहले यमुना में मर्ज होती है, फिर यमुना जो है वो गंगा में मर्ज होती है। सो चंबल रिवर डज नॉट इंडिपेंडेंटली मर्ज विद गंगा रिवर, तो मतलब हमारा आंसर होगा सी। सो रिसेंटली जो फ्लड की सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से जो नॉर्दर्न रिवर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द पावर्स एंड ऑथोरिटीज अंडर दिस लॉ कम फ्रॉम आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो पावर्स एंड ऑथोरिटीज है वो आर्टिकल 22 में से मिलते हैं। सेकंड, इट इज सिमिलर टू द हिस्टोरिकल रॉलेट एक्ट 1990। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अब देखिए ये जो नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट है 1960, इट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को आप सिर्फ शक के बेसिस पे अरेस्ट कर सकते हैं। टू अरेस्ट एनी इंडिविजुअल इफ ही और शी इज सस्पेक्टेड इन अ क्रिमिनल केस। अगर वो सिर्फ सस्पेक्टेड है तो भी आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सो एनएसए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन किया है? आर्टिकल 22 में। तो मतलब यहाँ पे जो पावर्स एंड अथॉरिटीज है वो कहां से मिलेगी? आर्टिकल 22 में से मिलेगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड, इट इज सिमिलर टू हिस्टोरिकल लॉ, दैट इज रॉलेट एक्ट, तो ये भी करेक्ट है। रॉलेट एक्ट के अंदर भी यही प्रोविजन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, कन्फाइनमेंट ऑफ अ सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल। तो मतलब कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, तो आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। सो रिसेंटली यूपी के अंदर ये पर्टिकुलरली जो
NSA है वो न्यूज में रहता है। और इससे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर काफी सारे लोगों को डिटेन किया गया था, तो इस वजह से ये एक्ट जो है वो न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct about geographical indication tag, GI tag? इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, GI tag in India is governed by Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999। चलिए देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। सेकंड, द GI प्रोटेक्शन हेल्प्स इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलरली एक्ट दिया गया है वो करेक्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा GI टैग जो है वो गवर्न होता है। सेकंड, अब किसी प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिलेगा तो उसको ग्लोबल लेवल पे एक आइडेंटिटी मिलेगी एंड ड्यू टू ग्लोबल रिकॉग्निशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा एंड दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, कश्मीरी सैफरन गेट्स GI टैग। ठीक है, तो इस वजह से ये GI टैग जो है वो न्यूज में रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।